मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, लेकिन इस वक्त मुंबई की सियासत में सपनों से ज़्यादा शोर है। शोर विकास का नहीं, शोर पहचान का है। बीएमसी चुनाव जो हमेशा सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसे बुनियादी सवालों पर लड़ा जाता था, इस बार पूरी तरह अलग राह पर चलता दिख रहा है। यह सवाल ये नहीं है कि किस वार्ड में गड्ढे हैं, बल्कि बहस ये है कि मेयर कौन होगा और वो क्या बोलेगा, क्या पहनेगा और किस पहचान के साथ सामने आएगा। मामू, बुरके वाली, ममदानी जैसे शब्द अब चुनावी भाषणों की हेडलाइन बन चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम सब एक दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि वारिस पठान के बयान से लेकर उद्धव मामू के नैरेटिव तक और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की शपथ से लेकर मुंबई की जनसांख्यिकी तक, बीएमसी चुनाव अब स्थानीय नहीं वैचारिक लड़ाई बन चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तीखे हमलों ने इस सियासी आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या मुंबई की जनता इस शोर के बीच अपने असली मुद्दों की आवाज़ सुनेगी या फिर बीएमसी चुनाव पहचान और धर्म की राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? तो दर्शकों, चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या चल रहा है मुंबई की राजनीति में। जानकारी दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव, जिसे कभी सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसे बुनियादी सवालों का चुनाव कहा जाता था, वही चुनाव इस बार पहचान, धर्म और प्रतीकों की सियासत में उलझता नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में विकास की भाषा पीछे छूटती नजर आ रही है और आगे आ गई है बयानबाजी की तेज, तीखी और ध्रुवीकरण वाली राजनीति। दर्शकों, जानकारी दें कि बीएमसी चुनाव की बहस अब यह नहीं रह गई है कि किस वार्ड में सड़कें टूटी है या किस इलाके में पानी की किल्लत है। सवाल बदल चुके हैं। बहस अब मामू, बुरके वाली, ममदानी और हिंदू शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम सबके नेता अपने अपने सियासी नैरेटिव को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले सियासी आग लगाई है एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान ने। पठान ने सवाल उठाया है कि जब आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है, तो फिर आई लव मोहम्मद कहने वाला या हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती? यह बयान सामने आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का खुला प्रयास बताया, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर चुप्पी साधने के आरोप लगने लगे। दर्शकों, यही से शुरू हुआ उद्धव मामू का नैरेटिव। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। वारिस पठान के बयान पर चुप्पी और उससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस के मुस्लिम नेता रशीद मामू को शिवसेना यूबीटी में शामिल करना। बीजेपी ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए उद्धव ठाकरे को नया नाम दे दिया है, उद्धव मामू। लेकिन दर्शकों, मामला यही नहीं रुका। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी मुंबई की सियासत में घुस आई। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरन ममदानी द्वारा कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने बयान दिया कि मुंबई का मेयर भी ममदानी जैसा होना चाहिए। इस बयान ने बीजेपी को नया हमला करने का मौका दे दिया है। बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या वही ममदानी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे से जुड़े उमर खालिद का समर्थन करता है? इसके साथ ही बहस सीधे देशभक्ति, राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान पर आ गई। बता दें कि असलम शेख जिस मालवनी इलाके से विधायक है, वहां जनसांख्यिकी को लेकर पहले से ही सियासत गर्म है। बीजेपी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा लंबे समय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बसने का आरोप लगाते रहे हैं। अब अमित साटम ने दावा किया है कि मलाड मालवनी क्षेत्र में महज 4 महीनों में मुस्लिम आबादी 10,000 बढ़ गई है। आंकड़ों के साथ आरोपों ने चुनाव माहौल को और संवेदनशील बना दिया। ऐसे में दर्शकों, इसी सियासी उबाल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में उतरे हैं। 10 जनवरी को घाटकोपर के अमृत नगर में आयोजित जनसभा में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए कुछ नेता लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अब साफ नजर नहीं आती। दर्शकों, फडणवीस ने सवाल उठाया, जब ये नेता नासिक जाते हैं तो मुंबई की बात करते हैं, लेकिन जब मुंबई आते हैं
न तो मुंबई की बात होती है न यहाँ जनसभा। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक विरोधाभास करार देते हुए कहा है कि मुंबई की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। तो वही दर्शकों, इसके बाद फडणवीस ने सबसे संवेदनशील बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नासिक की सभा में संबोधन की शुरुआत मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों से हुई, लेकिन मुंबई की सभा में हिंदू शब्द गायब था। वहाँ कहा गया मेरे प्यारे देशभक्त नागरिकों। फडणवीस ने सवाल उठाया, क्या मुंबई में हिंदू शब्द बोलने में शर्म आती है या फिर किसी खास वोट बैंक के डर से इसे परहेज किया जा रहा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि मुंबई जैसे महानगर को पहचान की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। ऐसे में कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव अब स्थानीय निकाय चुनाव कम और विचारधाराओं की जंग ज्यादा बनता जा रहा है। सड़क, नाली और पानी जैसे सवाल हाशिए पर है और केंद्र में है पहचान, धर्म और बयान। सवाल यही है, क्या मुंबई की जनता इस सियासी शोर में अपने असली मुद्दों की आवाज़ बुलंद कर पाएगी या फिर चुनाव का फैसला भी इन्हीं नारों और नैरेटिव्स की भेंट चढ़ जाएगा। तो दर्शकों, मुंबई की सियासत गर्म है और बीएमसी का रन अब सिर्फ विकास का नहीं, पहचान का भी बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की सियासत में एक बार फिर पहचान, पहनावे और सत्ता के सपनों को लेकर जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। एक तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य का पलटवार, ये दिवा स्वप्न है, भारत में महिला प्रधानमंत्री बनी तो साड़ी पहनने वाली होगी। जयपुर से आया ये बयान अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक आग की तरह फैल चुका है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देकर समावेशी भारत की बात कही, लेकिन रामभद्राचार्य ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया, जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो फिर और क्या चाहिए। इसी बयानबाजी में अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने न सिर्फ ओवैसी पर तीखा हमला बोला, बल्कि उद्धव ठाकरे को भी खुले मंच से चुनौती दे डाली है। बता दें कि हिजाब बनाम साड़ी, संविधान बनाम सियासत और सपनों बनाम जमीनी हकीकत, ये बहस अब सिर्फ बयान नहीं रही, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई लकीर खींच रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये विचारों की लड़ाई है या आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाने की रणनीति। दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए बयानबाजी के पीछे की पूरी राजनीति। जानकारी दे कि देश की सियासत में एक बार फिर हिजाब, संविधान और सत्ता के सपनों को लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य की तीखी प्रतिक्रिया, ये दिवा स्वप्न है, भारत में महिला प्रधानमंत्री बनी तो साड़ी पहनने वाली होगी। इसी बयानबाजी में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं और ओवैसी से लेकर उद्धव ठाकरे तक जमकर हमला बोला है। क्या ये सिर्फ बयान है या 2026 की सियासी बिसात पर बड़ी चाल। दर्शकों, जानकारी दे कि जयपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वह साड़ी पहनने वाली होगी, हिजाब नहीं। रामभद्राचार्य ने ओवैसी के बयान को दिवा स्वप्न करार देते हुए सवाल उठाया कि जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन चुके हैं और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं तो फिर और क्या चाहिए। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही जगतगुरु ने ये भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, उन्हें और क्या चाहिए। अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वह साड़ी पहनने वाली होगी। ऐसे में दर्शकों, रामभद्राचार्य का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब असदुद्दीन ओवैसी का सोलापुर में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में किसी भी धर्म का नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है और उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। दर्शकों, जानकारी दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान के संविधान में केवल एक धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है,
लेकिन बाबा साहब के संविधान में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरा सपना है कि हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ऐसे में दर्शकों, ओवैसी के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। राम भद्राचार्य की प्रतिक्रिया के बाद विवाद और गहराता दिख रहा है। फिलहाल किसी बड़े विपक्षी दल की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए बयान को देश तोड़ने वाली मानसिकता करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना पड़ सकता है। कपिल मिश्रा ने इसे हिजाब की राजनीति बताते हुए बीजेपी के स्टैंड को दोहराया। बता दें कि कपिल मिश्रा ने ये भी कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। ये लोग देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, कपिल मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को भी अपने निशाने पर लिया और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे डाली। मिश्रा ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वे सभा में जय श्री राम बोलकर दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हरे झंडों के बीच खड़े होकर भाषण देते हैं और भगवा को भूल चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, कपिल मिश्रा ने मुंबई की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी और महायुति का माहौल पूरे शहर में दिख रहा है। कोविड काल के भ्रष्टाचार को लोग भूले नहीं हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को जनता पहचान चुकी है। मिश्रा के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व की विचारधारा को भुलाने की कोशिशें अब नाकाम हो रही है। दर्शकों, जानकारी दे कि ऐसे में हिजाब को लेकर देश में पहले भी कई बार बहस छिड़ चुकी है। कभी शिक्षा संस्थानों में, कभी राजनीतिक मंच पर। ओवैसी का बयान जहां संविधान और समान अवसर की बात करता है, वही राम भद्राचार्य और कपिल मिश्रा की प्रतिक्रियाएं इसे सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये बयान सिर्फ विचारों की टकराहट है या आने वाले चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की तैयारी? हिजाब, साड़ी और संविधान के बीच छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल सियासी मैदान में शब्दों के तीर चल चुके हैं और अब नजरें इस पर टिकी है कि अगला वार कौन और कैसे करता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महानगर पालिका चुनाव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ABP न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और BMC में कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने सीधे सीधे विपक्षी खेमे खासकर उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोल दिया है। बता दें कि फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में विकास कार्यों का श्रेय जबरन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत जनता जानती है। कोस्टल रोड को लेकर उन्होंने एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसने राजनीतिक मर्यादाओं और अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो वही समृद्धि महामार्ग के नामकरण और उद्घाटन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, BMC चुनाव को लेकर फडणवीस ने बड़ा चुनावी दावा ठोकते हुए क्लीन स्वीप की बात कही है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के 25 सालों के शासन को भ्रष्टाचार का दौर बताया और कहा है कि मुंबई सिर्फ सत्ता और कमाई का जरिया बनकर रह गई थी। ऐसे में तो क्या इस बार महानगर पालिका चुनाव में सत्ता का गणित बदलेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के ये तीखे हमले चुनावी दिशा तय करेंगे? दर्शकों, आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत की पूरी कहानी। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में महानगर पालिका चुनाव की गर्मी अपने चरम पर है और इसी सियासी तापमान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ABP न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और BMC के कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने एक एक मुद्दे पर तीखे वार किए। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुंबई से लेकर प्रदेश की 29 महानगर पालिकाएं सियासी रणभूमि बन चुकी है। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ABP न्यूज़ को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू महज बातचीत नहीं बल्कि एक सियासी हमला साबित हुआ है।
बता दें कि फडणवीस ने सबसे पहले उस क्रेडिट वॉर को उठाया जो लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, विपक्ष पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा है कि पड़ोसी का बच्चा गोद में बैठा लेने से वो अपना नहीं हो जाता, चाहे जितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर ले। महाराष्ट्र जानता है कि काम किसने किया है। दर्शकों, यही से बात पहुंची मुंबई के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोस्टल रोड तक। फडणवीस ने दावा किया है कि वर्षों तक विपक्ष सिर्फ प्रेजेंटेशन लेकर घूमता रहा, लेकिन ज़मीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब जाकर कोस्टल रोड को हरी झंडी मिली। ऐसे में दर्शकों, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि कोस्टल रोड में उद्धव ठाकरे का एक ही योगदान है, अवैध भूमि पूजन। ऐसे में दर्शकों, सीएम फडणवीस के मुताबिक जब सारी कानूनी मंजूरियां मिल चुकी थी और प्रोजेक्ट बीएमसी को सौंप दिया गया था, तब एक सुबह उद्धव ठाकरे बिना किसी अधिकार के भूमि पूजन करने पहुंच गए। उस वक्त फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस ने बताया कि इस घटना के बाद बीएमसी कमिश्नर ने घबराते हुए उन्हें फोन किया और कहा है कि अगर आदेश दे तो भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों दोबारा कराए जाए। लेकिन फडणवीस ने श्रेय की राजनीति से दूरी बनाते हुए जवाब दिया, उद्धव ठाकरे हमारे साथी है, उन्होंने कर दिया, अब उसे छोड़िए और काम शुरू कीजिए, उद्घाटन हम कर लेंगे। ऐसे में दर्शकों, इसके बाद मुख्यमंत्री ने समृद्धि महामार्ग का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जिस प्रोजेक्ट का उद्धव ठाकरे ने जमकर विरोध किया था, सत्ता में आने के बाद उसी का नाम बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रख दिया गया। फडणवीस ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है क्योंकि वे भी वही नाम रखते, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे उद्घाटन का श्रेय लेने के पीछे लग गए। हालांकि उद्घाटन अंततः महायुति सरकार ने ही किया। तो वही दर्शकों, चुनावी मोर्चे पर आते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा दावा भी ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई में उनकी पार्टी और गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, बीएमसी का मेयर भी महायुति का होगा और 27 महानगर पालिकाओं में भी उन्हीं का मेयर बनेगा। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के मुताबिक मेरे लिए सभी महानगर पालिकाएं समान हैं, लेकिन मुंबई की तुलना किसी और शहर से नहीं की जा सकती। यह चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में दर्शकों, महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा है कि 25 साल तक मुंबई पर उन्हीं का शासन रहा और यही वो दौर था जब आम मुंबईकर शहर से बाहर होता चला गया। ऐसे में उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि पत्राचाल घोटाला, बीएमसी में भ्रष्टाचार और कोविड काल में पैसे खाने तक की बातें उठाई। फडणवीस ने कहा है कि जहां पहले 120 वर्ग फुट में लोग रहते थे, वहां उनकी सरकार ने 500-600 वर्ग फुट के घर दिए, डब्बे वालों को घर दिए, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इतना कि उस पर फिल्म बन सकती है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पर सवाल दागते हुए कहा है कि मुंबई के बाहर ये लोग आखिरी बार कब गए थे। इनकी पूरी राजनीति मुंबई और बीएमसी के भ्रष्टाचार पर टिकी है, इन्हें सिर्फ सत्ता और पैसा चाहिए। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने यह भी कहा है कि राज ठाकरे खुद कई सालों से उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। ऐसे में विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं बचता। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव की इस जंग में देवेंद्र फडणवीस के ये बयान साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी और महायुति इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि बीते 25 सालों का हिसाब मांगने मैदान में उतरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, क्रेडिट की राजनीति करने वालों पर या काम का दावा करने वालों पर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। पार्टी विथ डिफरेंस, ये सिर्फ एक नारा है या फिर बीजेपी की सियासत की असली पहचान? महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच यही सवाल अब सबसे ज़्यादा गूंज रहा है। वजह है बीजेपी के वो स्थानीय गठबंधन जिन्होंने उसकी घोषित राजनीतिक लाइन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब अकोला जिले के अकोट से आई तस्वीर ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। यह बीजेपी ने सत्ता के गणित को साधने के लिए AIMIM के साथ मिलकर अकोट विकास मंच बना लिया है।
सवाल उठ रहे हैं, क्या सत्ता की मजबूरी में बीजेपी अब उन दलों के साथ भी खड़ी हो रही है जिन पर वो चुनावी मंचों से सबसे ज़्यादा हमला करती रहती है। मामला इतना बड़ा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं चलेगा और अगर लोकल लेवल पर ऐसा हुआ तो कार्रवाई तय है। लेकिन दर्शकों, सवाल अब भी कायम है, क्या ये गठबंधन वाकई टूटेंगे या फिर सियासत में सिद्धांत एक बार फिर सत्ता के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। आज की हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अकोट से मुंबई तक बीजेपी के फैसलों ने कैसे खड़ा कर दिया है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो सालों से खुद को विचारधारा की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है, एक बार फिर अपने ही फैसलों के चलते सियासी कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के कुछ स्थानीय गठबंधनों ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं, सवाल उस राजनीतिक लाइन का है जिस पर चलने का दावा बीजेपी करती रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि पहले अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी को आलोचना झेलनी पड़ी। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब अकोला जिले के अकोट नगर पालिका से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई। यहाँ बीजेपी ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के साथ मिलकर सत्ता का रास्ता चुना है। यही वजह है कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अकोट नगर पालिका में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर रही। पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली, जो नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए नाकाफी थी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के सामने दो रास्ते थे, या तो विपक्ष में बैठे या फिर गठबंधन की राजनीति करे। बीजेपी ने दूसरा रास्ता चुना। दर्शकों, जानकारी दे कि बीजेपी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन बनाया गया, नाम दिया गया अकोट विकास मंच। इस मंच में बीजेपी के साथ एआईएमआईएम को भी शामिल किया गया, जिसने 5 सीटें जीती थी। तो दर्शकों, यही नहीं, इस मंच में ठाकरे गुट की शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई। यानी दर्शकों, विचारधारा से ज्यादा गणित को तरजीह दी गई। तो वही दर्शकों, अकोट में कांग्रेस को 6 सीटें, एआईएमआईएम को 5, बीजेपी को 11, प्रहार को 3, उद्धव गुट को 2, शिंदे गुट को 1, अजित पवार की एनसीपी को 2, शरद पवार की एनसीपी को 1 और वंचित को 2 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व में बने अकोट विकास मंच ने सहयोगी दलों की ताकत जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया। ऐसे में सत्ता का रास्ता साफ हो गया, लेकिन सियासी विवाद भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबर सामने आते ही बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई। विपक्ष ने तंज कसा कि बीजेपी को सत्ता के लिए वही दल मंजूर है जिन पर वो चुनावी मंचों से हमला करती है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या बीजेपी अब अपने ही उसूलों से समझौता कर रही है। ऐसे में दर्शकों, मामला बढ़ता देख खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ कोई भी अलायंस नहीं चलेगा। अगर लोकल लेवल पर किसी ने ऐसा किया तो यह अनुशासनहीनता है, ऐसे गठबंधन तोड़ने होंगे और इस पर कार्रवाई होगी। तो वही दर्शकों, जब सीएम से पूछा गया कि क्या इन बारे में ठोस आदेश दिए गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा है कि बिल्कुल 100% आदेश दिए गए हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, यह नहीं चलेगा। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल उठे। इस पर फडणवीस ने साफ कहा है कि हर महानगर पालिका के लिए अलग मैनिफेस्टो होगा, जो स्थानीय जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोपों पर भी सीएम ने कहा है कि जो पिछले चुनाव में जीते हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा,
लेकिन नए बेटे बेटी भाई बहन को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दर्शकों अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई कर पाएगी या ये गठबंधन महज बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएंगे। बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चल रही चुनाव प्रक्रिया के बीच ये विवाद बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस के दावे और जमीनी सियासत के बीच का यह टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति और विश्वसनीयता दोनों की असली परीक्षा लेने वाला है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। कोलकाता से उठी ईडी की एक छापेमारी और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में मच गया है सियासी तूफान। कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जा पहुंची है। कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर पर हुई रेड के बाद आरोपों का ऐसा सैलाब आया जिसने सत्ता और जांच एजेंसियों को आमने सामने ला खड़ा किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में दखल दिया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और अपनी संवैधानिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली है। वही तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव से पहले साजिश बता रही है और ईडी पर पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में ईडी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के बाद जांच में बाधा आई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यह कानून की निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर बंगाल की सियासत में एजेंसियों के जरिए नया दाव। आज की इस रिपोर्ट में देखिए कोलकाता रेड से शुरू हुई इस सियासी जंग की पूरी कहानी। दर्शकों आपको बता दें कि कोलकाता से उठी एक छापेमारी और देखते ही देखते पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सत्ता के गलियारों तक टकरा गई है। बता दें कि गुरुवार को ईडी ने कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन इस कार्रवाई ने ऐसा सियासी रंग ले लिया कि आरोप प्रत्यारोप, गिरफ्तारी की मांग और संवैधानिक संकट जैसे शब्दों ने पूरी बहस को घेर लिया है। दर्शकों आपको जानकारी दे कि छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कोयला घोटाले में पहले भी टीएमसी नेताओं के घरों पर रेड हुई, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आईपैक के ऑफिस की रेड में ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंची। दर्शकों बता दें कि राहुल सिन्हा का दावा है कि इस केस में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं, इसलिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को सबूतों से छेड़छाड़ करार देते हुए मुख्यमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। तो वही दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को और तीखा बना दिया। उनका कहना है कि एक सरकारी एजेंसी रेड कर रही हो और उसी जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वह भी कथित तौर पर सबूत अपने हाथ में ले ले, ऐसा आज तक देश में नहीं हुआ। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति न केवल सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि जांच एजेंसियों से दस्तावेज छीनने जैसा गंभीर कृत्य कर रहा है। दर्शकों जानकारी दे कि बीजेपी के मुताबिक यह लोकतंत्र और कानून के शासन पर सीधा हमला है। पार्टी ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन करार देते हुए दावा किया है कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर कर देगी। तो वही दर्शकों तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी और ईडी पर सियासी साजिश का आरोप लगाया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि अगर किसी मामले में जांच की वाकई जरूरत थी तो यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, और आईपैक चुनावी रणनीति को लेकर टीएमसी को सलाह दे रहा है, तभी रेड क्यों। टीएमसी का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी चुनावी रणनीति
उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की आंतरिक योजनाओं तक पहुंचाने के लिए कर रही है। तो वही दर्शकों बता दें कि ममता बनर्जी के आरोपों के बाद ईडी ने भी अपना पक्ष साफ किया है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों के आधार पर की गई है। बता दें कि एजेंसी का दावा है कि छापेमारी शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन हालात तब बिगड़े जब मुख्यमंत्री भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। ऐसे में ईडी का कहना है कि इस दौरान भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटा लिए गए, जिससे पीएमएलए के तहत चल रही जांच में बाधा पहुंची। तो वही ईडी ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जांच का केंद्र अवैध कोयला तस्करी से हुई कमाई, हवाला ट्रांसफर और मनी रूट्स है। ऐसे में दर्शकों ईडी के बयान में एक और गंभीर बात कही गई कि छापेमारी के दौरान कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी शामिल है, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और एजेंसी के दस्तावेज छीन लिए गए। तो वही एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि यह कार्रवाई चुनाव से जुड़ी नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में दर्शकों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एजेंसी पर टीएमसी के पार्टी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सब एक शरारती गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और अब विपक्षी दलों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार टीएमसी की चुनावी रणनीति और आंतरिक योजनाएं हासिल करना चाहती है। ऐसे में दर्शकों तो सवाल ये है, क्या ईडी की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष है, या फिर चुनाव से पहले यह बड़ी सियासी जंग का मोर्चा बन चुकी है। कोलकाता की इस छापेमारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों और संवैधानिक सीमाओं तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये विवाद और कितना गहराएगा, ये देखना अभी बाकी है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता और सियासत के बीच एक इमारत अब विवाद की सबसे ऊंची दीवार बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। सवाल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, सवाल है इतिहास, पहचान और राजनीतिक नियत का। आरजेडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव का नाम मिटाने के लिए नीतीश सरकार बिहार निवास को ढहाने की तैयारी में है, जबकि सरकार इसे तकनीकी जरूरत बता रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बिहार में हिजाब, संविधान और अधिकारों को लेकर भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस कह रही है कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है और सेक्युलर सोच पर हमला हो रहा है। तो वही उधर हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने 24 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अब भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में दर्शकों इमारत गिराने के फैसले से लेकर धार्मिक पहचान के विवाद तक बिहार की राजनीति आज कई मोर्चों पर उलझी हुई है। क्या विकास के नाम पर इतिहास को तोड़ा जा रहा है? क्या संविधान की आत्मा पर चोट हो रही है? और क्या सत्ता के गलियारों में उठे ये फैसले जनता की आवाज में मेल खाते हैं? दर्शकों इन तमाम सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों आपको जानकारी दे कि दिल्ली से पटना तक ईंट पत्थर की एक इमारत अब सियासी जंग का मैदान बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। आरोप है कि इमारत नहीं इतिहास तोड़ा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या सरकार विकास के नाम पर राजनीतिक स्मृतियों को मिटाने में जुटी है? और दर्शकों इसी बीच हिजाब से लेकर संविधान तक बिहार की राजनीति में विवादों की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही है। बता दें कि दिल्ली के दिल में स्थित बिहार निवास आज सिर्फ एक गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि सियासी प्रतीकों की जंग का नया केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर इस इमारत को ढहाने जा रही है, ताकि शिलापट पर दर्ज लालू प्रसाद यादव का नाम इतिहास से मिटाया जा सके। तो वही दर्शकों आपको ये भी बता दें कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा है कि 1994 में बने इस भवन की हालत पूरी तरह मजबूत है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसका सुंदरीकरण कराया गया।
ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जल जमाव की समस्या भी नहीं है और यह इमारत अगले 50-60 वर्षों तक आराम से खड़ी रह सकती है। ऐसे में दर्शकों सवाल उठता है, जब सब ठीक है तो तोड़ने की ज़रूरत क्यों। ऐसे में दर्शकों शक्ति यादव आरोप लगाते हैं कि यह फैसला तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक है। उनका कहना है कि नीतीश सरकार लालू यादव और आरजेडी से अपनी राजनीतिक ईर्ष्या निकाल रही है। चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाला नया भवन बनाने की तैयारी है, जबकि बिहार पहले ही 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में दर्शकों आरजेडी यही नहीं रुकी, उसने तुलना करते हुए कहा है कि दिल्ली स्थित बिहार भवन जिसकी हालत जर्जर है, जहां छत से पानी टपकता है, उसे हाथ नहीं लगाया जा रहा क्योंकि वहां लालू यादव का नाम नहीं लिखा है। सवाल सीधा है, क्या फैसले नाम देखकर लिए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों जानकारी ये भी दे कि आरजेडी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। शक्ति यादव के शब्दों में कहे तो आप इमारत गिरा सकते हैं, शिलापट हटा सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की नींव पर खड़े लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता के दिलों से नहीं मिटा सकते। तो वही दर्शकों ऐसे में जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार निवास को तकनीकी ज़रूरतों के तहत तोड़ा जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलंक न मिटाया जा सकता है न धोया जा सकता है। जेडीयू का सवाल है कि अगर नया और आधुनिक भवन बनेगा तो इसमें दिक्कत क्या है। तो वही दर्शकों इसी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। बिहार में दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर बैन के फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि एक विशेष वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और देश के सेक्युलर चरित्र को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसे में राजेश राम ने दावा ये भी किया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान धार्मिक आस्था की रक्षा करता है, फिर भी अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। तो वही दर्शकों मधुबनी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर भी राजेश राम ने सफाई दी। उन्होंने इसे संगठन के भीतर की सामान्य असंतुष्टि बताते हुए कहा है कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसमें बाहरी लोगों की भूमिका थी। तो वही दर्शकों इसी बीच हिजाब विवाद की मुख्य किरदार बनी आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन ने 24 दिनों बाद आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान हिजाब खींचे जाने की घटना ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार चौतरफा आलोचना के घेरे में आ गए थे। ऐसे में नुसरत परवीन ने इस घटना के बाद कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था और कोलकाता चले जाने की खबरें भी सामने आई थी। तो ऐसे में 7 जनवरी 2026 को उन्होंने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बता दें कि जेडीयू ने उनके व्यवहार को पिता तुल्य बताया, जबकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान ने विवाद को और भड़का दिया। ऐसे में कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज सवाल सिर्फ इमारत का नहीं, सवाल है नियत का, पहचान का और संविधान के मूल्यों का। बिहार निवास से लेकर हिजाब तक हर मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच नई लकीरें खींच रहा है। अब देखना यह है कि ये विवाद लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या राजनीति की दीवारों को और ऊंचा कर देंगे। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बाला साहेब भवन से आज ऐसे तीखे शब्द निकले जिन्होंने ठाकरे गुट की सियासत को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन और विधायक नीलेश राणे के हमलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपों की नई लकीर खींच दी है। निशाने पर है उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी कोविड घोटाले, टिकट वितरण, दलाली, खोखे और सत्ता के सौदों तक आज हर मुद्दे पर सीधा वार किया गया है।
सवाल उठाए गए हैं कि जब शिवसेना बीजेपी को जनादेश मिला था तब सत्ता बदलने के पीछे की असली कीमत क्या थी, कौन सौदेबाज था और किसने जनता के फैसले से समझौता किया। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई के विकास, मराठी अस्मिता, महायुति सरकार की मजबूती और परली में कथित गठबंधन को लेकर भी बड़े दावे किए गए। साथ ही उद्धव और राज ठाकरे पर भी तीखे राजनीतिक तीर छोड़े गए। तो क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या आने वाले दिनों में बड़े खुलासे का ट्रेलर? क्या आरोपों की इस जंग में कोई नया मोड़ आने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई की राजनीति में आज शब्दों की नहीं, आरोपों की बौछार है। बाला साहेब भवन से उठी आवाज ने ठाकरे गुट की सियासत को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर ऐसा हमला बोला जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश महाजन का पहला सवाल सीधा और तीखा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला था तो फिर उस जनादेश को टुकराकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता बनाने के पीछे कितनी दलाली ली गई। महाजन ने कहा है कि खोके खोके चिल्लाने वाले पहले अपने गिरेबान में जाके। उनका दावा था कि सत्ता के लिए विचार नहीं, सौदे हुए और इन सौदों का जवाब संजय राउत को देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, महाजन यही नहीं रुके, उन्होंने 2017 के मुंबई महापालिका चुनाव का जिक्र छेड़ते हुए मनसे के नगर सेवकों को तोड़ने का मुद्दा उछाल दिया। सवाल उठाया गया कि 7 में से 6 नगर सेवकों को कितने पैसे में तोड़ा गया और वह पैसा किस गुजराती ठेकेदार से आया था। महाजन के मुताबिक जिनकी राजनीति पैसों के इर्द गिर्द घूमती है उन्हें हर जगह पैसा ही दिखाई देता है। दर्शकों, जानकारी दे कि संजय राउत पर निजी हमला करते हुए महाजन ने कहा है कि 25 साल से सांसद रहने के बावजूद राउत मराठी के लिए किए गए 5 ठोस काम भी नहीं गिना सकते। आरोप लगाया गया कि दिल्ली के गलियारों में राउत की पहचान एक सांसद से ज़्यादा दलाल की है। इतना ही नहीं, महाजन ने एक रहस्यमयी सवाल उछालते हुए पूछा, वह महिला कौन थी जिसने कभी संजय राउत की कॉलर पकड़ी थी? इसका खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की तुलना करते हुए महाजन ने भावनात्मक हमला किया। उन्होंने दिवंगत शिवसैनिक चिंतामन रुईकर का उदाहरण दिया जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्रा करते रहे लेकिन जिनके परिवार से मिलने तक उद्धव ठाकरे नहीं गए। वही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उसी परिवार के लिए घर बनवाया। तंज कसते हुए महाजन ये भी बोले, शिंदे को देना आता है और ठाकरे को लेना। ऐसे में दर्शकों, महायुति सरकार को लेकर उठे सवालों पर महाजन ने साफ कहा है कि सरकार में किसी तरह का मतभेद नहीं है, तीनों नेता मजबूती से शासन चला रहे हैं। उन्होंने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाया कि पिछले 30 साल से मुंबई टूटने जैसे मुद्दों पर राजनीति की जा रही है। राज ठाकरे के गुजरात दौरे का जिक्र करते हुए महाजन ने कहा है, मुंबई और मराठी अस्मिता से ज़्यादा यह चुनाव उनके अस्तित्व का चुनाव है। ऐसे में दर्शकों, विकास के मोर्चे पर भी वार हुआ है। महाजन ने कहा है कि इतने वर्षों की सत्ता के बावजूद मुंबई में एक साधारण एसटी प्लांट तक नहीं बन पाया। आज सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। तंज ये भी है कि कहीं सत्ता मिली तो शिवसेना भवन ही मॉल में न बदल जाए। तो वही दर्शकों, परली में शिवसेना और एआईएमआईएम के कथित गठबंधन पर सफाई देते हुए महाजन ने कहा है कि एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं है। परली में शिवसेना और एनसीपी की युति थी और सत्ता के लिए गुट बनाया गया। अंबादास दानवे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि वे एआईएमआईएम के वोटों पर ही विधान परिषद तक पहुंचे हैं। तो वही दर्शकों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने ठाकरे गुट की उम्मीदवार और पूर्व मेयर किशोरी पेडणे पर बड़ा आरोप लगाया। राणे ने कहा है कि पेडणेकर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने उम्मीदवारी रद्द करने की मांग भी की। बता दें कि राणे के मुताबिक एक मामला कोविड काल के बॉडी बैग घोटाले से जुड़ा है।
जहां 1600 रुपये की बॉडी बैग 6719 रुपये में खरीदी गई। दूसरा मामला SRA प्रोजेक्ट से संबंधित है। राणे ने ये भी आरोप लगाया कि पेडनेकर को पहले टिकट नहीं मिला था, लेकिन ठाकरे परिवार को धमकी और ब्लैकमेल कर टिकट हासिल किया गया। तो वही दर्शकों, उद्धव और राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए राणे ने कहा है कि विकास की बात करने के बजाय समाज को बांटने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि दशकों की सत्ता के बावजूद मुंबई को क्या दिया गया। बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पास इंटरव्यू को भी उन्होंने पवित्रता का अपमान बताया। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बाला साहब भवन से निकले इन बयानों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। सवाल अब जनता के सामने है, आरोपों की इस आंधी में सच किसके साथ है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों नगर परिषद चुनाव के बाद ऐसा भूचाल आया है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दावों और रणनीतियों को हिलाकर रख दिया है। बीड़ के परली से लेकर ठाणे जिले के अंबरनाथ तक सत्ता की बिसात पर ऐसे मोहरे चले हैं जो कल तक असंभव लगते थे और आज की हकीकत बन चुके हैं। दर्शकों, बता दें कि परली नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का अजित पवार गुट की NCP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाना सिर्फ एक गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधाभास की नई तस्वीर है। चुनाव प्रचार के दौरान जिन नेताओं पर तीखे हमले हुए, आज उन्हीं दलों के साथ सत्ता का साझा मंच। यही है बदलती नगरपालिका राजनीति का असली चेहरा। बता दें कि वही अंबरनाथ में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सत्ता को लेकर सीधा टकराव देखने को मिला। कांग्रेस के टूटे नगर सेवकों के सहारे बीजेपी सत्ता का सपना देख रही थी, लेकिन आखिरी चाल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने चली और पूरी बाजी ही पलट दी। नगराध्यक्ष पद भले ही बीजेपी के पास गया हो, लेकिन संख्या बल शिवसेना के साथ खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये गठबंधन स्थायी है या ये सिर्फ सत्ता के लिए बनी अस्थायी मजबूरियां। दर्शकों, आज की रिपोर्ट में हम समझेंगे महाराष्ट्र की नगर परिषद राजनीति का पूरा गणित। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र की नगर परिषद राजनीति इन दिनों सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है बल्कि सिद्धांत बनाम सत्ता की नई बहस का मैदान बन चुकी है। बीड़ के परली से लेकर ठाणे जिले के अंबरनाथ तक ऐसे राजनीतिक समीकरण उभरे हैं जिन्होंने बड़े दलों की रणनीति, पुराने आरोपों और नए गठबंधनों को एक ही फ्रेम में ला खड़ा किया है। परली में AIMIM का NCP शिवसेना गुट में जाना हो या अंबरनाथ में बीजेपी की सियासी चाल को शिवसेना की काउंटर स्ट्राइक हो, दोनों घटनाएं महाराष्ट्र की बदलती नगरपालिका राजनीति की तस्वीर साफ कर रही है। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात बीड़ जिले के परली नगर परिषद की, जहां चुनाव के बाद बना नया गठबंधन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तीनों ने मिलकर गठनेता यानी दलीय नेता के चुनाव में हाथ मिला लिया है। बता दें कि यह गठबंधन इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जिस AIMIM उम्मीदवार को अब NCP के नेतृत्व वाले गुट में शामिल किया गया है, उसी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर तीखे और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए थे। बता दें कि परली नगर परिषद में गठनेता का चुनाव बीड़ के जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुआ, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मित्र दलों के गठनेता के रूप में नगर सेवक और NCP के तालुका अध्यक्ष वैजनाथ सोलंकी को चुना गया। इस गुट में कुल 24 नगर सेवक शामिल है। बता दें कि अजित पवार गुट की NCP को 16, शिंदे गुट की शिवसेना को 2, AIMIM 1 सदस्य और 4 निर्दलीय। बता दें कि इस गुट में AIMIM की नगर सेविका शेख आयशा मोहसिन का शामिल होना सबसे ज़्यादा राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM की सभा में पार्टी के प्रदेश महासचिव समीर बिल्डर ने पंकजा और धनंजय मुंडे पर तीखे हमले किए थे। उसी प्रभाव वाले वार्ड में कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवार जीते थे। अब वही AIMIM उम्मीदवार NCP के साथ सत्ता के समीकरण में शामिल हो गई है। ऐसे में दर्शकों, परली नगर परिषद की कुल स्थिति देखें तो 35 नगर सेवकों में अजित पवार गुट की NCP सबसे बड़ी पार्टी है।
नगराध्यक्ष पद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है। ऐसे में सत्ता संतुलन एनसीपी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। लेकिन एआईएमआईएम की एंट्री ने इस गठबंधन को वैचारिक रूप से असहज बना दिया है। ऐसे में दर्शकों, अब रुख करते हैं ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद की ओर, जहां राजनीति ने पिछले 48 घंटों में कई पलटे खाए हैं। यह बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीधी सियासी जंग देखने को मिली। पहले बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना को सत्ता से दूर रखने की रणनीति बनाई। बाद में कांग्रेस के 10 नगर सेवकों को अपने पाले में कर बीजेपी ने अजीत पवार की एनसीपी के साथ सत्ता गठन का दावा भी कर दिया। लेकिन यही से कहानी ने नया मोड़ लिया। बता दें कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस पूरी रणनीति को भांपते हुए अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने साथ कर लिया। शिवसेना के 27 नगर सेवक ठाणे के आनंद आश्रम में एकजुट हुए। उन्हें एनसीपी के 4 नगर सेवकों और निर्दलीय का समर्थन मिला। कुल 32 नगर सेवकों के समर्थन के साथ सत्ता गठन का दावा जिलाधिकारी को सौंपा दिया गया। ऐसे में दर्शकों, अंबरनाथ में बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी कांग्रेस के टूटे हुए नगर सेवकों के सहारे सत्ता बनाने का सपना देख रही थी। वही शिवसेना ने संख्या बल के दम पर बाजी पलट दी है। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह भी है कि नगराध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही। शिवसेना की मनीषा वालेकर और बीजेपी की तेजश्री करंजुले पाटिल के बीच हुए कड़े मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार विजयी रही, यानी कुर्सी बीजेपी के पास गई, लेकिन परिषद की ताकत शिवसेना के पाले में है। ऐसे में दर्शकों, परली हो या अंबरनाथ, इन दोनों नगर परिषदों की राजनीति एक ही सवाल छोड़ती है, क्या अब स्थानीय चुनाव में विचारधारा पीछे और सत्ता गणित आगे चल रहा है? एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस तक और बीजेपी से लेकर शिवसेना तक हर दल नए समीकरणों में खुद को फिट करने में जुटा है। आने वाले दिनों में ये गठबंधन कितने टिकाऊ साबित होंगे, यही महाराष्ट्र की नगरपालिका राजनीति की अगली कहानी तय करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की राजनीति में आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सत्ता और साजिश के बीच की लकीर को और गहरा कर दिया है। जिस वीडियो को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में हंगामा मचाया जा रहा था, जिस पर सिख गुरुओं के अपमान जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, आज वही वीडियो फर्जी और एडिटेड साबित हो गया है। बता दें कि पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नाम पर जो वीडियो चलाया गया, उसमें गुरु शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी जिस मुद्दे पर भाजपा ने सियासी आग लगाई, उसकी नींव ही झूठ पर टिकी थी। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर सीधा तीखा हमला बोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक वीडियो का मामला है या फिर देश में नफरत फैलाने की एक सोची समझी रणनीति? क्या धर्म के नाम पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई? बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आते ही दिल्ली विधानसभा परिसर में हंगामा, नारेबाजी और इस्तीफों की मांग तेज हो गई। आम आदमी पार्टी इसे बेअदबी और साजिश बता रही है, तो वही भाजपा पर गंभीर आपराधिक आरोप लगा रही है। तो ऐसे में दर्शकों, इस खबर में आपको बताएंगे क्या है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का पूरा सच, किसने फैलाया फर्जी वीडियो और इस सियासी टकराव का असर दिल्ली की राजनीति पर कितना गहरा है। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली की सियासत में पिछले कई दिनों से उबाल पर चल रहा एक विवाद आज उस मोड़ पर आ गया है जहां आरोपों की परतें खुलती दिख रही है और राजनीति की नीयत सवालों के घेरे में है। जिस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया, अब वही वीडियो फॉरेंसिक जांच में फर्जी और टेम्पर्ड साबित हुआ है। बता दें कि पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देश भर में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसमें गुरु शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी आरोपों की पूरी बुनियादी झूठ पर टिकी थी। जानकारी दे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोल दिया। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुओं के सम्मान की आड़ में भाजपा ने झूठी राजनीति की और जानबूझकर एक एडिटेड वीडियो फैलाया गया। भारद्वाज ने कहा है कि जिस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ,
उसे जबरन जोड़कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ झूठ नहीं बल्कि सीधे तौर पर बेअदबी है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद के केंद्र में भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा है। आरोप है कि कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी वीडियो को आधार बनाकर यह दावा किया गया कि आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि जालंधर के एक सिख नागरिक की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और फॉरेंसिक जांच कराई। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वीडियो डॉक्टर्ड है और उसमें जानबूझकर गलत शब्द जोड़े गए हैं। इसके बावजूद भाजपा के कई नेताओं और विधायकों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया। ऐसे में दर्शकों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है ताकि दिल्ली के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि 15 सेकेंड की वीडियो क्लिप की जाँच में 15 दिन लगने की बात कही जा रही है, जबकि पंजाब पुलिस ने तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इसे फेक न्यूज़ फैक्ट्री करार दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और आईटी सेल ने मिलकर वीडियो को एडिट किया और पूरे देश में नफरत फैलाने की साजिश रची। सिसोदिया ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा है कि अगर गुरुओं का सम्मान है तो इस फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही दर्शकों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने भाजपा से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की। उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा झूठ बोलने और गुरुओं का नाम राजनीति में घसीटने के लिए भाजपा नेतृत्व को दरबार साहिब जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वही दर्शकों, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांगा ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बेअदबी की राजनीति में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि कपिल मिश्रा द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो एडिटेड था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा परिसर में इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। आप विधायकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और कपिल मिश्रा के इस्तीफे तथा उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ऐसे में चीफ व्हिप संजीव झा ने कहा है कि यह पूरा मामला दिल्ली में प्रदूषण, गंदे पानी, रैन बसेरों की बदहाली और ठंड से हो रही मौतों जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है। तो वही दर्शकों, विधायक जर्नैल सिंह और कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि जब सरकार के पास जवाब नहीं होते तब धर्म को ढाल बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि वीडियो में आतिशी कुछ और बोल रही थी लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में कुछ और दिखाया गया। यही भाजपा की राजनीति का असली चेहरा है। तो वही दर्शकों, उपनेता प्रतिपक्ष मुकेश अहलावत ने दो टूक कहा है कि मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह का फर्जीवाड़ा करना अस्वीकार्य है और कपिल मिश्रा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक शोर में दबा दिया जाएगा। एक बात तो तय है, इस रिपोर्ट ने न सिर्फ एक वीडियो की सच्चाई उजागर की है बल्कि यह भी दिखाया है कि सियासत में झूठ कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है। और जब सच सामने आता है तो सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं रहता बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द की बुनियाद पर खड़े मूल्यों का हो जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।